Hi everyone. So today's video is now about the scientific management principles. पिछली रिकॉर्डिंग के अंदर हमने क्या स्टडी किया था? हमने स्टडी किया था कि इस चैप्टर में वी विल बी टॉकिंग अबाउट फेयोल एंड टेलर ऑन वन साइड। टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है और फेयोल की जनरल मैनेजमेंट की थ्योरी है। देन वी स्टडीड कि जो टेलर की आपकी थ्योरी है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। On one side we will study the techniques of scientific management and on the other side we study the principles of scientific management. So टेक्निक्स पिछली क्लास में हो गई थी और अब we will be talking about the principles of scientific management. So let us begin. Now principles of scientific management आपके 5 हैं। अब मुझे पता है आपके स्कूल्स के अंदर अगर ये हो चुका होगा so you will be 4 ही तो कराए या 5 कौन से करा दिए? Now एनसीईआरटी के अंदर हमारे 4 प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन्ड हैं और फिर जो 5वां प्रिंसिपल है वो एक्चुअली वहां एक्सप्लेन्ड नहीं है, लेकिन जो चैप्टर के एंड की समरी होती है उसके अंदर दे हैव मेंशन्ड द 5th प्रिंसिपल। एंड एक्चुअली बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ चुका है वे बैक इन 2009, बट इट हैपेंड व्हेन यू गॉट अ 5 मार्कर क्वेश्चन सेइंग एक्सप्लेन द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो चाहे बुक में 4 है, हम 5 ही करेंगे ताकि अगर बोर्ड में आ जाए तो हमारे मार्क्स ना जाए। So those 5 principles are SHMCD. You know the acronym based learning ये होती है मेरे यहाँ। तो SHMCD आपने लर्न करना है इसको। Now S stands for science not rule of thumb. Now बेटा rule of thumb को यूज किया जाता है to describe the hit and trial method of something. हिट एंड ट्रायल मेथड, इसको नॉर्मल स्लैंग में तुम कहते हो तुक्का मारना। ये करके देख लेते हैं, अगर अच्छा हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर दूसरा करके देख लेंगे। टेलर कहते हैं कि रूल ऑफ थंब यानी हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज नहीं करना है बाय द मैनेजर्स, रादर हर काम को करने का वन बेस्ट वे मैनेजर को खुद ढूंढना है और ढूंढ के साइंटिफिक मेथड्स यानी फैक्चुअल मेथड्स एम्प्लॉय करके हर चीज को प्रॉपरली मेजर करके उसकी वर्किंग को एनालाइज करके उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करके you have to develop कि what is the best way of doing the task, and then you have to tell it to everyone in the organization. That is, यहाँ पर again टेलर वही बात कर रहे हैं जो हमने मेथड स्टडी के टाइम पे की थी। मेथड स्टडी के टाइम पे हमने बोला था that there is one best way of doing every task. There are many ways of doing the task, but there is only one बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ टास्क एंड हमें वो बेस्ट वे ढूंढना है। ये प्रिंसिपल भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। आप कह सकते हो मेथड स्टडी इस प्रिंसिपल की पर बेस्ड है, विच सेज कि एक ही बेस्ट वे होता है काम को करने का और वो बेस्ट वे ढूंढना पड़ता है। एक सिंपल सीधी सी एग्जांपल लें तो जैसे हमने बात करी थी लास्ट क्लास में भी चिप्स की। अब चिप्स के अंदर फ्लेवर डलता है, तुमने नोटिस किया अगर तुम ब्लू लेज ले रहे हो हर टाइम पे उसका टेस्ट सेम है। वो टेस्ट कभी ना कभी तो किसी ने वो पूरा फ्लेवरिंग कॉम्बिनेशन बनाया ना। वो कैसे बनाया? उसमें बहुत सारे ट्रायल एंड एरर्स कर करके सर्वेस करवा के लोगों से टेस्ट करवा के तब जाके फाइनली डिसाइड हुआ कि कितने ग्राम कौन सा स्पाइस मिक्स करने से वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है जो लोगों को सबसे अच्छा लग रहा है। एंड देन हमने वो इम्प्लीमेंट कर दिया पूरी ऑर्गेनाइजेशन में। फैक्ट्री एक्स हो, वाई हो, जेड हो, अगर उसमें लेज का ब्लू वाले चिप्स का पैकेट बन रहा है तो उसमें फ्लेवरिंग के अंदर एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ एवरी स्पाइस, एग्जैक्ट क्वालिटी ऑफ एवरी स्पाइस डलेगा। तो एज पर टेलर साइंस नॉट रूल ऑफ थंब सेज ट्रायल एंड एरर नहीं करना, हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं करना, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन रिसर्च वर्क करके एक बेस्ट वे ढूंढो हर काम को करने का और उसको एम्प्लॉय करो। देन वी कम टू एच फॉर हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। बेटा हार्मनी का मतलब होता है पीसफुल सिचुएशन, जब सब मिलजुल के काम कर रहे हैं, खुशी से काम कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े नहीं है। दैट लड़ाई झगड़े इज डिस्कॉर्ड एंड पीसफुल वर्किंग इज हार्मनी। सो जस्ट इमेजिन अ सिंपल सिचुएशन, घर के अंदर तुम और तुम्हारे सिबलिंग के अंदर कोई
किसी भी बात पे कॉन्फ्लिक्ट आ गया, यू आर नॉट ऑन द सेम पेज, व्हाट हैपेंस? यू आर इरिटेटेड, यू आर फ्रस्ट्रेटेड, तुम्हारा मूड खराब है। उस टाइम पर तुम पढ़ाई करने बैठोगे तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कितनी कम हो जाती। द पॉइंट इज, इंसान तो इंसान ही है ना। डिस्कॉर्ड चाहे दो सिबलिंग्स के बीच में हो, या दो कोलीग्स के बीच में हो, या एक मैनेजर और उसके सबऑर्डिनेट के बीच में हो, अगर कहीं पर भी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आती है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है हमारी प्रोडक्टिविटी पे। हम काम उस टाइम कर भी लेते हैं तो वो फुल पोटेंशियल से नहीं करते, मन से नहीं करते। और जब हम मन से नहीं करते तो क्या होता है, उसमें गलतियां होने का चांस ज्यादा हो जाता है, उसके अंदर इम्परफेक्शंस आने का चांस ज्यादा हो जाता है। सो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में टेलर ने बोला कि एक ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा एक पीसफुल अच्छी वर्किंग सिचुएशन होनी चाहिए। मैनेजमेंट और वर्कर सब एक दूसरे के साथ में मिलजुल के पीसफुली वर्क करें, किसी भी टाइप का कॉन्फ्लिक्ट उनके बीच में ना आए। Now my question, is it fair to say there would be any house in the entire universe जहां पर सिबलिंग्स हैं और उनमें कभी लड़ाई नहीं होती है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता? नॉट पॉसिबल। इसी तरीके से कोई भी दो रिलेशन ले लो, दुनिया के अंदर हर पर्सन सेपरेट है, हर पर्सन ऐसा है जिसके अपने ओपिनियंस है, अपने व्यू पॉइंट है। और जब वो अपने व्यू पॉइंट और अपने ओपिनियन किसी और को दे के सामने रखता है तो सामने वाला मे अग्री ऑन इट और मे नॉट एग्री ऑन इट। कॉन्फ्लिक्ट आने का चांस, हर जगह जहां दो या दो से ज्यादा लोग हैं वहां पर लड़ाई होने का भी चांस बनता है, बिकॉज हर इंसान के अपनी कोई अंडरस्टैंडिंग होती है। तो हम कैसे कह सकते हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कभी लड़ाई नहीं होगी, कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, कभी कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज नहीं आएंगे? वी कैन से दैट देयर वुड बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। But according to Taylor, conflict of interest arise होते ही उसे साथ के साथ रिजॉल्व करने का काम हमारे मैनेजर्स करते रहे, जिससे कि उस कॉन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट हमारे काम तक ना पहुंचे। सो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड बेसिकली सेज मैनेजर्स को वर्कर्स को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वर्कर्स को मैनेजर को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एक कंप्लीट मेंटल रेवोल्यूशन होना चाहिए जहां दोनों को समझ आ जाए दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी हैं, एंड देयरफॉर अगर इन दोनों के बीच में कोई भी तरीके का क्लैश ऑफ इंटरेस्ट आता है, अगर यहाँ पर कहीं पे भी लगता है कि मैनेजर्स जो काम कर रहे हैं वो वर्कर्स को सूट नहीं कर रहा, या वर्कर्स को जो काम कर रहे हैं वो मैनेजर को सूट नहीं कर रहा, तो उसको इमीडिएटली रिजॉल्व करने के स्टेप्स लेने चाहिए। उसको बड़ा होकर पूरी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को इम्पैक्ट कर से वहां तक उस कॉन्फ्लिक्ट को कभी नहीं बढ़ने देना चाहिए। देन आता है एम फॉर मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। Maximum, not restricted output. Let me just ask you people a simple question. अगर एक बच्चा अपना टारगेट बना के बैठा है कि मुझे 80 में से 75 लाने, उसने 75 मार्क का पेपर कर लिया, कॉन्फिडेंट है पक्का आ जाएंगे पूरे, जितना मैंने अटेम्प्ट किया परफेक्ट किया। एक 5 नंबर का क्वेश्चन बाकी है और अभी पेपर खत्म होने में 20 मिनट्स बाकी हैं, टारगेट इसका अचीव हो गया, तो व्हाट डू यू थिंक, उसको रुक जाना चाहिए? 5 मार्क का क्वेश्चन है, आता है उसको, टाइम है उसके पास, 80 ला सकता है वो, तो क्या उसको 75 पे रुकना चाहिए? नो। टारगेट चाहे हमारा थोड़ा कम भी है, लेकिन अगर हमारे पास कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है कि हम उसको सरपास कर सकते हैं, हमारा आउटपुट इससे ज्यादा हो सकता है, तो हम मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करेंगे। हम अपने आप को जबरदस्ती रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे। दैट इज व्हाट टेलर मीन्स बाय मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। टेलर का ये प्रिंसिपल कहता है कि मैनेजमेंट को एम करना है कि ऑर्गेनाइजेशन के जितने रिसोर्सेज हैं उनसे मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट जितना जनरेट हो सकता है उतना जनरेट किया जा सके, विलफुली, कॉन्शियसली आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। देन इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म।
कोऑपरेशन वर्ड हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। कोऑपरेशन कहता है एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना, एक दूसरे को हेल्प करते हुए काम करना, और इंडिविजुअलिज्म इज जस्ट अनदर फैंसी वर्ड ऑफ सेइंग बीइंग सेल्फिश, when you only think of your own personal interest disregarding the others. Now, cooperation or individualism basically says that you will only and only not focus on your own personal targets. Rather, you would try to help your team members whenever possible. इसके अंदर सिर्फ हम कोलीग्स की बात नहीं कर रहे, सेम लेवल के लोगों की बात नहीं कर रहे. वी आर टॉकिंग अबाउट द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स. हमारे मैनेजर्स हैं, वो मैनेजर्स ये सोचते हैं दैट हम तो बस टॉप लीडरशिप पे हैं, हमने सारे डिसीजन लेने हैं, हमारे डिसीजन ही परफेक्ट होते हैं. वर्कर कौन है हमें बताने वाले कि काम को कैसे ठीक करना है कैसे नहीं? तो वो वर्कर्स के सजेशन तक नहीं लेते, वो वर्कर्स के को अपने एट पार नहीं मानते कई बार. अगर ऐसा होगा तो डोंट यू थिंक वर्कर्स विल बी डिससैटिस्फाइड? A person is a worker, that does not mean that the person is does not have a good idea. उसके अंदर क्रिएटिविटी बहुत हो सकती है, जस्ट उसके पास में भी मीन्स नहीं है उसको शो करने के. तो अगर कोई कंस्ट्रक्टिव सजेशन हमारे वर्कर्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो मैनेजर शुड बी ओपन टू देम. इसी तरीके से वर्कर्स क्या सोचते हैं, मैनेजर्स को देखो एसी के कमरों में बैठे रहते हैं, डिसीजन लेते रहते, काम तो सारा हमने करना होता है, हमारी तो कोई बात मानेंगे नहीं. और छोटी छोटी बातों पे दे गो ऑन स्ट्राइक्स. अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन जिससे उनको सैलरी वेजेस मिल रही हैं, उसी के आगे नारे लगा रहे होते हैं, स्लोगन्स लगा रहे होते हैं, उसको बैड रेपुटेशन दे रहे होते हैं. दे ऑल्सो हैव टू थिंक अबाउट दैट दिस ऑर्गेनाइजेशन मीन्स अ लॉट टू देम ऑल्सो. rather than going on strikes, they should have a healthy discussion with the management कि हमारी ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को प्लीज हमारे साथ में रिजॉल्व करवाओ. मान लो वर्कर्स कह रहे हैं कि हमें वेजेस ज्यादा चाहिए, सीधे मैनेजमेंट के पास रिक्वेस्ट जाती है, मैनेजमेंट कहती है नो. वर्कर्स भी और ज्यादा एजिटेट हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, हमें सैलरी नहीं बढ़ा रहे, हमारी वेजेस नहीं बढ़ा रहे, अपने पैसे सारे पैसे ये ले रहे हैं, वगैरह 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 वगैरह, फ्रस्ट्रेशन. यहाँ पर ही अगर नो की जगह मैनेजमेंट ने भी वर्कर्स को समझा होता कि ये भी हमारे पार्ट है, हमें मिलजुल के काम करना है, तो मैनेजमेंट ने अगर उन्हें एक्सप्लेन कर दिया होता कि देखो प्रॉफिट कम हो रहे हैं, और प्रॉफिट कम होने की वजह से हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे कि हम आपकी वेजेस बढ़ाएं, तो लेट अस डू वन थिंग. अगले साल का ये जो अभी कमिंग ईयर है, इसका प्रॉफिट का हम परसेंटेज अगर 20% से बढ़ा पाएंगे, तो उस 20% के अंदर से 50% हम सीधा का सीधा आप सबकी को बोनसेस में प्रोवाइड कर देंगे. अब इससे क्या हुआ, अब वर्कर्स जान लगा देंगे प्रॉफिट बढ़ाने में, क्योंकि उनको पता है कि अब ये जो प्रॉफिट बढ़ेगा वो हमारे लिए होगा. और प्लस उनके अंदर रिजेंटमेंट नहीं आएगी मैनेजमेंट की तरफ से, बिकॉज उन्हें बात समझ आ गई कि मैनेजर्स ने खुद बताया है कि हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे, देखो नंबर्स इतने हैं, इसमें अगर हम आपकी सैलरीज बढ़ा देंगे तो हमें कई लोगों को निकालना पड़ जाएगा, हमारे पास प्रॉफिट्स कम आ रहे हैं. तो अब वर्कर्स भी जान लगा के काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, और उनको रीजन भी पता है, और मैनेजमेंट भी जैसे ही अगर प्रॉफिट ज्यादा होते हैं उनको बोनसेस भी दे. मिलजुल के काम करो. देयर शुड नॉट बी अ फीलिंग ऑफ द मैनेजर्स थिंकिंग दैट वी आर द सुपीरियर वंस, और द वर्कर्स थिंकिंग काम तो सारा हम कर रहे हैं. बोथ शुड अंडरस्टैंड कि हम एक दूसरे के साथ मिलके काम करेंगे तो फिर ही हमारा सक्सेसफुल होगा. इसी तरीके से वी टॉक अबाउट द पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट. पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हम जापानीज वर्क कल्चर का एग्जांपल लेते हैं, जहां पर अगर वर्कर्स डिससेटिस्फाइड होते हैं मैनेजमेंट के साथ, तो वो स्ट्राइक पे पता है कैसे जाते हैं? वो ब्लैक बैंड्स पहनते हैं और ओवर टाइम काम करते रहते हैं, ब्रेक नहीं लेते, बिल्कुल भी काम करते रह रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं. और तुम्हारे घर में क्या होता है, अगर कभी तुम्हें डांट पड़ती है, तुम्हारे मार्क्स कम आ गए, डांट पड़ गई, पेरेंट्स ने बोला तुम पढ़ते नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं, आफ्टर दैट यू गो टू योर रूम टू स्टडी. 1 hour goes by, 2 hours goes by, डिनर टाइम हो गया,
घर में से पेरेंट्स ने आके बोला आप आके खाना खा लो, तुमने कहा मैंने नहीं खाना, पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो, मिडनाइट हो गई, तुम पढ़ते ही जा रहे हो, तुम अब खाना भी नहीं खा रहे, क्या होगा? करते रहने देंगे क्या? या उनको लगना शुरू हो जाएगा नहीं बेचारे बच्चे को भूख लगी हुई है, दे विल कम टू यू एंड दे विल फोर्स यू टू ईट समथिंग बिकॉज दे केयर अबाउट यू। ठीक है, जापानीज वर्क कल्चर में उसी तरीके से जैसे पेरेंट्स और बच्चों का रिलेशन होता है वैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज का आपस में रिलेशन होता है। अगर एम्प्लॉयज इस तरीके से स्ट्राइक पे जा रहे हैं कि वो ओवर टाइम काम करते जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे, ना ब्रेक ले रहे हैं ना कुछ ले रहे हैं, तो एम्प्लॉयर्स एकदम से घबरा जाते हैं, हमारे एम्प्लॉयज को कुछ हो गया तो व्हाट इफ समथिंग हैपेंस टू देम। और उनकी केयर करते हुए दे ask them to just stop and tell them and discuss क्या प्रॉब्लम है एंड वो सॉल्व की जाती है। ऐसे नहीं कि बाहर जाके स्लोगनियरिंग करना शुरू कर दें। बट आई वुडेंट से कि इंडिया के अंदर वो ओवर टाइम करना शुरू कर दे, बिकॉज यहाँ पर ये भी सिचुएशन हो सकती है कि एम्प्लॉयर सोचे इतने तो एम्प्लॉयज हैं, ये लोग अगर नहीं काम करेंगे तो कोई और आ जाएगा। तो द पॉइंट इज एम्प्लॉयर की तरफ से भी मतलब मैनेजमेंट की तरफ से भी और वर्कर्स की तरफ से भी, दोनों की तरफ से जब फीलिंग म्यूचुअल होगी कि हम एक दूसरे के साथ मिलके काम करेंगे, प्रॉब्लम होगी तो हम मिलके सॉल्व करेंगे, एक दूसरे से बात करके सॉल्व करेंगे रादर देन टेकिंग इट आउट ऑन द स्ट्रीट्स। एक सिंपल सीधी सी बात है बेटा, अगर एक मैनेजर वर्कर्स को कहता है कि भैया बहुत बड़ा ऑर्डर आ गया है और इसकी वजह से आपको आज लंच ब्रेक नहीं मिलेगी, क्योंकि ये ऑर्डर हमें खत्म करके किसी भी हालत में देना है, तो तुम लोग खाना नहीं खाओगे, तुम काम कंप्लीट करोगे और कंप्लीट करने के बाद ही तुम खाना खा पाओगे, चाहे शाम हो जाए। और फिर वो उन्हीं के सामने बैठ के अपने केबिन में खाना खा रहा है, कितनी इरिटेशन होगी सारे वर्कर्स को, सोच के देखो। यहीं पे अगर वो मैनेजर उनको बोले कि काम बहुत ज्यादा आ गया है तो हमें ये ना लंच ब्रेक सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, एक काम करते हैं सारे मिलके काम करते हैं और मिलके काम करके इस ऑर्डर को फिनिश करके उसके बाद में हम मिलके खाना खा लेंगे सारे। अब खुद भी नहीं खाता वो भी उनके साथ बैठा है, उल्टा हेल्प करवा रहा है कहीं उनकी, और फिर काम खत्म करके सारे मिलके लंच कर ले। अब तो गुस्सा नहीं आएगा ना वर्कर्स को, वो आप समझेंगे काम ज्यादा था इसलिए हमारे मैनेजर ने हमें लंच को लेट करने को बोला, लेकिन देखो हमने नहीं खाया तो उसने भी तो नहीं खाया। मतलब यहाँ इंडिविजुअलिज्म नहीं दिखता, यहाँ पे कोऑपरेशन दिखती है, मिलजुल के काम कर रहे हैं। एंड लास्टली, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। बेटा देखो, टेलर ने एक बात बोली कि हमारे वर्कर्स यानी जो भी लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो किसी भी लेवल के हो पर हो, दे आर द वंस हु आर एक्चुअली वर्किंग। उनकी ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है, अगर वो हर पर्सन अपनी इंडिविजुअली पर्सनल ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी मैक्सिमम एफिशिएंसी को अटेन करता है, अपनी बेस्ट प्रोडक्टिविटी तक अटेन करता है, अपनी एबिलिटीज को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करता है, अगर उसकी पर्सनल ग्रोथ होती है तो सम करते हुए पूरी ऑर्गेनाइजेशन की भी तो ग्रोथ होगी। ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं 20 लोग, वो 20 के 20, अच्छा इसको छोड़ो, अपने नॉर्मल एग्जांपल को देखते हैं। हमारी क्लास के अंदर अगर 20 स्टूडेंट्स हैं और वो 20 के 20 स्टूडेंट्स अपनी अपनी इंडिविजुअल मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंच रहे हैं, वो अपने अपने मैक्सिमम मार्क्स जितने अटेन कर सकते हैं वहां तक पहुंच रहे हैं, तो पूरी क्लास का जब रिजल्ट देखोगे वो भी तो मैक्सिमम ही होगा ना। तो उसी तरीके से टेलर ने बोला कि अगर एम्प्लॉयज को प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, उनकी डेवलपमेंट होगी, उनकी पर्सनल ग्रोथ होगी, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, वो अपनी एबिलिटीज को प्रॉपरली हार्नेस कर पाएंगे, यूटिलाइज कर पाएंगे, तो इस सब से ऑर्गेनाइजेशन का भी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी अटेन हो जाएगा। That's what he means by development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. Okay, चलो अब नेक्स्ट रिकॉर्डिंग आपकी प्रिंसिपल्स ऑफ फ्यूल के ऊपर।